चलो रे वापस आ जाओ। भूगोल, भू तो गोल है इसीलिए भूगोल है। भू कैसी है? चपटी, ध्रुवों पर पगले। भू यानी भूमि, गोल यानी कि स्फेरिकल, सर्कुलर नहीं स्फेरिकल। अर्थ इज स्फेरिकल नॉट सर्कुलर बट जियोइड इन शेप, जस्ट व्हाई इट इज फ्लैटेंड ऑन द पोल्स, क्योंकि ये ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है। क्या भैया यादव जी, सही है ना? आज कहाँ लेट हो गए? अच्छा ऐसा है क्या? चले आगे, अब तुम तो रोज आओगे। हाँ अगर नहीं आए कंसिस्टेंटली तो हमारे जूते का नंबर 8 है, याद रखना। एक जोड़ी खरीद के लाना साथ में, क्योंकि एक तो तुम्हारे ऊपर बचते बचते टूट जाएगा या फट जाएगा, तो दूसरे की हमको जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि उसमें तुम्हारा दोष होगा कि हमारा पहला जूता खराब हुआ, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनेगी कि तुम सर के लिए दूसरे जूते पहले से लाके रख दो। तो 8 नंबर याद रख लेना, समझ गए? पक्का? वेरी गुड। बाकी की सहानुभूति वो बनी रहेगी, लेकिन ये मैटर अलग है। आदमी को मतलब देर आर सो मेनी टाइप ऑफ पर्सनल रिलेशंस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, दिस इज अनदर टाइप। समझ गए? चलो, लास्ट क्लास क्या कर लिए थे? सूरज, सूर्य को देखे थे, तो अब सूर्य का परिवार को देखेंगे, यानी कि सन्स फैमिली। लास्ट लेक्चर में हमने सन को स्टडी किया था, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सन्स फैमिली, यानी कि सूर्य के परिवार को, जैसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। हाँ या ना? अरे बोलो भाई। ठीक है, हेडिंग देंगे सन्स फैमिली, सौर परिवार। इसे सौर मंडल का नाम दिया गया है भूगोल में। किसका नाम दिया गया है? अरे बोल देते। इसे सौर मंडल का नाम दिया गया है, यानी कि सोलार सिस्टम। हाँ या ना? ओके, छापो। Solar system is a group of sun, 8 other planets. सौर मंडल सूर्य, 8 अन्य ग्रहों, सौर मंडल सूर्य, 8 अन्य ग्रहों, 8 अदर प्लैनेट्स, 8 अन्य ग्रहों, एंड एस्टेरॉइड्स, और क्षुद्र ग्रहों का समूह है। एंड एस्टेरॉइड्स, और क्षुद्र ग्रहों का समूह है, और क्षुद्र ग्रहों का समूह है, क्षुद्र ग्रहों का समूह है। क्लियर है या नहीं है? लाइन चेंज। सौर मंडल का केंद्र सूर्य को माना जाता है। द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम इज कंसीडर्ड सन। सौर मंडल का केंद्र सूर्य को माना जाता है। द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड सन। सौर मंडल का केंद्र सूर्य को माना जाता है, का केंद्र सूर्य को माना जाता है। इसके संबंध में अनेक सिद्धांत दिए गए, है ना? बोलो भाई। टॉलमी का सिद्धांत अलग रहा है, कॉपरनिकस का सिद्धांत अलग रहा है। जियोसेंट्रिक थ्योरी कहती है कि जो धरती है, पृथ्वी है, वो अंतरिक्ष के केंद्र में है। सन सेंट्रिक थ्योरी कहती है कि सूर्य अंतरिक्ष के केंद्र में है, जबकि दोनों ही सिद्धांत नकारे जाते हैं। कारण, क्योंकि ना तो सूर्य अंतरिक्ष के केंद्र में, ना ही पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में। पहली चीज तो ये कि अंतरिक्ष का कुल व्यास ज्ञात कर लो। जब तुमसे ज्ञात हो जाए उसके बाद उसका केंद्र बना लेना, आधी आधी त्रिज्या पे। उसके बाद बोल देना कि कौन केंद्र में है। तो पहले तो तुम व्यास पता कर लो, और व्यास के लिए तुम उसकी अंतिम सीमाओं की परिधि पता कर लो। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस यूनिवर्स? पहले तो यही पता कर लो दैट यूनिवर्स इज अ सर्कुलर, स्फेरिकल बॉडी, और रेक्टेंगुलर बॉडी, और स्क्वायर शेप बॉडी, और कॉनिकल शेप बॉडी, और इरेगुलर शेप बॉडी कैसा है, पहले तो यही पता कर लो। उसके बाद तुम व्यास या परिधि पर जाओगे, फिर त्रिज्या पे जाओगे। ऐसी थोड़ी कि हवा में बात कर ली, है ना? द सब्जेक्ट इज एट प्रेजेंट ऑफ रिसर्च। विषय जो है अभी भी रिसर्च का है, हाँ या ना? बोलो पक्का? ओके देन, लाइन चेंज करेंगे। सौर मंडल की व्यवस्था में, इन द अरेंजमेंट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल की व्यवस्था में, इन द अरेंजमेंट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल की व्यवस्था में सभी ग्रह, ऑल प्लैनेट्स, सभी ग्रह, ऑल प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स, सभी ग्रह, ऑल प्लैनेट्स
आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। इन देयर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में। इन देयर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में, यानी कि एक नियत त्रिज्या नहीं है सभी ग्रहों के, किसकी, परिधि की, यानी कि जो ऑर्बिटल पाथ है फॉर ऑल द प्लैनेट्स, देयर इज नो इक्वल डायमीटर और द इक्वल रेडियस एवरीवेयर। हाँ या ना? पृथ्वी भी उन्हीं में से एक है, पृथ्वी भी उन्हीं में से एक है। ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है जो उन्हें सूर्य के चारों ओर या सूर्य के परिता घूमते हुए बनाए रखे हुए है। दैट मींस द सन्स ग्रेविटेशन कीप ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन देयर एलिप्टिकल पाथ। हाँ या ना? बोलो भाई, पक्का पक्का। इसके अतिरिक्त अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अतिरिक्त अपार्ट फ्रॉम इट, ऑल द प्लैनेट्स आर रोटेटिंग ऑन देयर ओन एक्सिस। सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में भी घूम रहे हैं। ऑल द प्लैनेट्स आर रोटेटिंग ऑन देयर ओन एक्सिस, सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में भी घूम रहे हैं। ऑल द प्लैनेट्स आर रोटेटिंग इन देयर ओन एक्सिस, सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में भी घूम रहे हैं। ऑल द प्लैनेट्स आर रोटेटिंग इन देयर ओन एक्सिस, सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में भी घूम रहे हैं। हाँ या ना? ऑल प्लैनेट्स आर रोटेटिंग इन देयर ओन एक्सिस। ये उनके स्वयं के गुरुत्व के कारण है, उनके स्वयं के गुरुत्व के कारण है, जिसकी वजह से वे अपनी केंद्र की ओर गति करते हुए घूमते हैं। हाँ या ना? ऑल द प्लैनेट्स, जिसके पास सर्वाधिक गुरुत्व हो वो सर्वाधिक घूमता भी है। और गुरुत्व का आधार है द्रव्यमान, जो प्रदर्शित किया जाता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर के द्वारा, एंड इट्स रोटेटिंग स्पीड इज मैक्सिमम, रोटेशनल पीरियड इज मिनिमम, और इस वजह से इसकी घूर्णी गति सर्वाधिक और घूर्णन काल न्यूनतम है। हाँ या ना? अप्रोक्सीमेटली ये माना जाता है कि 9.8 घंटे में ये पूरा चक्रण कर लेता है। यानी कि जो रोटेशन ऑफ प्लैनेट है, मैंने दो चीजें आपको बताई, एक हो गया कि रोटेशन ऑफ प्लैनेट, एक क्या हो गया, वो है रोटेशन ऑफ प्लैनेट, यानी कि किसी ग्रह के लिए ग्रह का घूर्णन, किसी ग्रह के लिए ग्रह का घूर्णन। तो ये क्या निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है सूर्य के सापेक्ष उसी की अपनी अक्ष पर उसका घूमना पृथ्वी पर डे एंड नाइट साइकिल को फिक्स करता है। ग्रह पर क्या करता है, डे एंड नाइट साइकिल को फिक्स करता है, यानी कि दिन और रात का चक्र निर्धारित करेगा। हाँ या ना? जबकि जब मैं बात करता हूं रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, ये सूर्य के परिता है, अपने अक्ष पर नहीं है। ये कैसा है, ये सूर्य के परिता है, यानी कि ग्रह का परिक्रमण क्या हो जाएगा, परिक्रमण। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये निर्धारण करता है 1 ईयर, यानी कि 1 वर्ष का। हाँ या ना? तो जब मैं बृहस्पति जुपिटर की बात करता हूं, जो अप्रोक्सीमेटली 9.8 आवर्स और 10 आवर्स, 9.8 या 10 घंटों में सिर्फ एक चक्रण पूरा कर लेता है, एक घूर्णन पूरा कर लेता है, एक रोटेशन पूरा कर लेता है, का सीधा सीधा सा आशय है कि पृथ्वी के एक दिन के बराबर बृहस्पति के 10 घंटे हैं अधिकतम, यानी 10 घंटों में दिन और रात का चक्र पूरा हो जाता है, जबकि पृथ्वी पर वही चक्र लगभग 24 घंटे में पूरा होता हुआ माना जाता है। हाँ या ना? जैसे कि सौर मंडल के सबसे आखिरी ग्रह क्रम में आने वाले नेपच्यून का परिक्रमण काल, रिवॉल्यूशन पीरियड 168 ईयर्स यानी 168 वर्षों का माना जाता है, जबकि पृथ्वी के लिए वो महज 365 से 366 दिन का है। तो क्योंकि वो 365 से 366 दिनों का है, इसका मतलब हमारा एक वर्ष नेपच्यून पर 168 वर्षों के बराबर है। आदमी पैदा होकर मर जाएगा, लेकिन उस एक साल का ना हो पाएगा। अरे ये तो एक साल से पहले ही मर गया। जैसे शुक्र ग्रह, वीनस एक ऐसा प्लेनेट आता है जिसका रोटेशन 257 डेज है, रिवॉल्यूशन 224 डेज, यानी कि 224 दिन का परिक्रमण है, 257 दिन का घूर्णन है। यानी कि शुक्र ग्रह की विशेषता यह कि शुक्र ग्रह का दिन और रात का चक्र ज्यादा लंबा है और वर्ष का चक्र कम है। यानी आदमी पैदा हुआ, एक साल का, एक दिन का नहीं हो पाया, लेकिन एक साल का हो गया। ही इज नॉट ऑफ 1 डे बट ही इज ऑफ 1 ईयर। पहला बर्थडे आ गया, तुम कितने साल के हो गए, एक साल का हो गया, पर अभी एक दिन का ना हुआ, क्योंकि दिन और रात का चक्र 257 दिन में मिलेगा। वो ऐसा 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 घूमता है।
चाय नहीं मिलती सुबह उठ के शुक्र को, टेम्परेचर मैक्सिमम है भैया, बताया जाता है दिन के समय 300 डिग्री सेंटीग्रेड पार हो जाता है, चाय कहां रुकनी है, वेपर हो जाती है, चाय पी नहीं पाता बेचारा, ऐसा हाथ में लेता है शुक्र चाय, चाय वेपर हो जाती है, नींद खुलती नहीं, ऐसा धीरे 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 घूमता रहता है। और बृहस्पति सटाक चाय कॉफी सब पी लेता वो, हाँ या ना, बोलो पक्का पक्का, वो मशीन वाली कॉफी पीता हुआ, क्लियर है या नहीं है, अरे बोलो पक्का पक्का। क्या चक्रण और परिक्रम समझ में आता है, इसे भी लिख सकते हैं। लिख लो, ये देखो कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है बेटा, ये रजिस्टरों के पता नहीं पेजेस पर कैसे पता नहीं छाप दी, चलो अच्छा कम से कम यही छापते हैं भाई, हमारे टाइम पे तो लोग, इन लोगों की मती मारी गई थी पता है, हमारे टाइम पे तो रजिस्टरों पे करीना कटरीना पता नहीं क्या क्या छाप के देते थे। हाँ, पढ़ाई शुरू करने से पहले 10 मिनट तो उन्हीं को देखने में गुजर जाते थे यार, कॉपी तो बच्चा बाद में पढ़ेगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ऐसा रख ली कॉपी सामने और ऐसे टिक के बैठ गए, बस हल्की सी मुस्कुराहट वो शायद वो मायापुरी मैगजीन से प्रेरित कॉपियां रहती होंगी उस समय की। चलिए आगे चलें, मतलब मैंने सच बता रहा हूं, मैंने कलाम साहब नहीं देखे कॉपी में, देखे आपने, चाणक्य नहीं देखा मैंने कॉपी में, हाँ आपने देखा है, मैंने नहीं देखा, तो शायद कोई शरीफ रहा होगा। अच्छा अब समझ में आई मेरी, क्यों हमारी जो क्लास टीचर थी 9th और 10th क्लास में, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती थी हमको, क्योंकि वो ये कहती थी अगर तुम कॉपी पे बिना कवर चढ़ाए लाओगे मैं चेक ही नहीं करूंगी। आज ये बात समझ में आई, इतने सालों तक मैं समझ नहीं पाया, आज देखो बातों में समझ में आई। चलो छोड़ो खैर, ग्रहों की गति, द मोशन ऑफ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सौर मंडल में ग्रहों की गति, सौर मंडल में ग्रहों की गति, द मोशन ऑफ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, द मोशन ऑफ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सौर मंडल में ग्रहों की गति, ग्रहों की गति, मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, व्हाट्स इज, सौर मंडल में ग्रहों की गति को समझने के लिए लिखो, टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, लिखो लिखो, टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सौर मंडल में ग्रहों की गति को समझने के लिए केपलर ने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए। केपलर सर जोहानस केपलर ने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए। केपलर गेव द लॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट, ग्रहों की कक्षीय गति थी, ग्रहों की कक्षीय गति के नियम प्रतिपादित किए। केपलर गेव the orbital laws, sorry, the laws of orbital motion of planets, the laws of orbital motion of planets, ग्रहों की कक्षीय गति के नियम प्रतिपादित किए। which were जो थे, रूल नंबर 1, नियम नंबर 1, केपलर के ग्रहों की कक्षीय गति के नियमों में सबसे पहला, सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, लिख या गति करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। All planets are moving around the sun in their elliptical paths or elliptical orbits. All planets are moving around the sun in their elliptical orbits. सभी ग्रह सूर्य के परितः
दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। नियम नंबर 2, सेकंड लॉ, कक्षीय गति करते हुए ग्रहों, द प्लैनेट्स और फॉर ऑल द प्लैनेट्स मूविंग इन द ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति करते हुए ग्रहों, द प्लैनेट्स मूविंग इन द ऑर्बिटल मोशन और फॉर द प्लैनेट्स मूविंग इन द ऑर्बिटल मोशन, द एरिया वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। एरिया वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट के लिए कक्षीय वेग नियत रहता है, कभी बदलता नहीं। कक्षीय वेग नियत रहता है। एरिया वेलोसिटी इज ऑलवेज, मतलब क्या है? ये है सूर्य सन, क्लियर है? अब ये कोरोना है, कोरोना, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, एक यूपी में और एक कहां, आंध्रा में मरा है, कर्नाटक में, वैक्सीन से बता रहे हैं। कंपनी वाले बोल रहे हैं ऐसे नहीं। कल तो भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन के लिए निर्देश जारी कर दिया ना वेबसाइट पे अपनी, एलर्जी वाले ना लगवाएं, ब्लड थिनर्स जो यूज करते हैं जिनको उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तदाब, रक्तचाप की परेशानी है, वो ना लगवाएं। ये बता लगवाएगा कौन? आज के डेट में 80% आदमी तो इन सब चीजों से पीड़ित है। तुम्हें पता है तुमको एलर्जी है कि नहीं है? एक बात बताओ, तुमको पता है तुमको एलर्जी है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब कुछ हो जाएगा तो कहेंगे बाद में हमने तो पहले गाइडलाइन दे दी थी, तुमने क्यों लगवाई? तुमको पता होना चाहिए था तुमको एलर्जी है। तुमको पता है तुम्हें किस चीज से एलर्जी है? कितने लोग जानते हैं? एक बात बताओ, क्या यादव जी तुम्हें जानते हो तुम्हें चिकन खाने से एलर्जी है? खाते तो हो ना? कल को नहीं खाते? आंखों से आंसू आ गए यार। अभी बर्ड फ्लू की वजह से नहीं खा रहा होगा, खाते ही नहीं है। वाह यार, फिर चलो छोड़ो, सीखो, कुछ सीखो। अब तुम्हें तो नहीं पता तो वो तो बाद में बोल देंगे भैया हमने तो विस्तृत तौर पर गाइडलाइन जारी की थी, आपने क्यों लगवाई, है ना? कोई बात नहीं। जय श्री राम। राम नाम लो, वैक्सीन लगवा लो, नहीं होता। ये है हमारा सूर्य, क्लियर है या नहीं है? अब मान के चलो सूर्य के परितः पृथ्वी अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है ना? अब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती हुई ये हमारी पृथ्वी, ठीक है? नहीं क्या है, पृथ्वी की हालत ऐसी कर दी, सूर्य जैसा है मुस्कुरा रहा है, पृथ्वी बेचारी क्या करे? नहीं मैं दावा ठोक के कह रहा हूं, इतने वर्षों में, खासतौर से पिछले 50 वर्षों में साहब, जब से पृथ्वी जन्मी है ना, मानव ने सिर्फ उसका शोषण किया है कि नहीं? दोहन, उपयोग नहीं किया, उपभोग नहीं किया, हमने उसका शोषण किया। तुम लोग भी कहते हो कि बस इसे अकेले आदमी ने ठेका ले रखा है सबको सुधार लेने का, जब देखो तब प्रवचन देता रहता पर्यावरण पे। आती तो होगी तुम्हारे मन में बात, नहीं आती है? सही बताओ, क्यों पंडित जी आती है क्या? हैं? कहते सर जान दो, अपनी तो पंडिताई चमकती रहनी चाहिए, है ना? गंगा में जितने भी नारियल बहे हमने को क्या, हम तो लड़का छोड़ देते हैं वापस लाने के लिए। अरे जा बेटा, हवा हो जाए जल्दी से लिया, दुकान पर रख दे फिर बेचेंगे। नारियल के साथ 11 रुपए नारियल के ऊपर, बिना 11 रुपए के हम नारियल लेते ही नहीं। ये पृथ्वी की ही डिफरेंट लोकेशन पर स्थिति है व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। एक ग्रह कोई भी ले लो, पृथ्वी नहीं लेनी तो, सूर्य के चारों ओर यानी इसके परितः जब परिक्रमण कर रहा है तो अपनी विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित करता है। अगर इन सभी स्थितियों को सूर्य के साथ मिलाया जाए एक सीधी रेखा द्वारा, हाँ या ना? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? यदि इन सभी स्थितियों को सूर्य के साथ एक सीधी रेखा द्वारा मिलाया जाए तो फिर इन सभी स्थितियों में आने वाला ये जो भाग इनके बीच का गैप दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको एरिया 1, इसको एरिया 2, इसको एरिया 3, इसको एरिया 4, इसको एरिया 5, इसको एरिया 6, इसको एरिया 7, इसको एरिया 8 मानता हूं तो कक्षीय वेग का सिद्धांत यानी कि केपलर का दूसरा नियम मुझे समझाता है कहे कि सूर्य के परितः इस स्थिति में A1 विल बी इक्वल टू A2 विल बी इक्वल टू A3 विल बी इक्वल टू A4 विल बी इक्वल टू A5 विल बी इक्वल टू A6 विल बी इक्वल टू A7 विल बी इक्वल टू A8। ग्रह का कक्षीय वेग सदैव नियत रहेगा और ऐसा दीर्घवृत्ताकार कक्षा और पृथ्वी की गति के कारण है क्योंकि जहां चौड़ाई कम लंबाई या गहराई ज्यादा हो जाएगी, जहां गहराई कम चौड़ाई बढ़ जाती है। हाँ या ना? छाप लो।
क्या हो गया यादव जी, पीछे मुस्कुरा रहे हो यार? भैया तुम देखना, बर्ड फ्लू के कारण मुर्गा मार्केट में ज्यादा बिक नहीं रहा, मटन के दाम, बकरे के दाम बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन उस चक्कर में आदमी लोगों को पागल भी बना रहे हैं। पता है, बकरा समझा के कुत्ता खिला देते हैं। हाँ, यहाँ एक बार छापा पड़ा था, आपको पता है? हाँ सच में ऐसा हुआ था। वो अंदर इंस्पेक्शन किया तो पता चला कि वो जो पेंट्री थी ना, उसमें कुत्ते का मांस था, बकरे का नहीं था। मटन के नाम पे कुत्ते का मांस खिला रहे थे। वो ही कौआ बिरयानी, वैसे ही काम है। और मुर्गा खा लेना, कौआ तो बिल्कुल ना खाना। हाँ, वैसे बेचारे विलुप्ति की ओर हैं। अकेला आदमी विलुप्ति की कगार पे नहीं आता। नहीं, प्रजातिगत रूप से तो है। अब जब कोविड वायरस के बाद, अब जब पूरा लॉकडाउन खत्म हुआ, ये सब सिस्टम खत्म हुआ, अपन ने फिर से कोचिंग रीओपन करी, लेकिन अभी भी देखो ना कितनी अपने आप बच्चों की प्रजातियां विलुप्ति की कगार पे चली गई। बाजार में ढूंढने से नहीं मिल रहे साहब, बच्चों की प्रजातियां विलुप्ति की कगार पे है कोविड की वजह से। हाँ, 5 लाख पूरा पाषाण काल से। कितनी गणितीय गणना करने लग गया यार तू, इतना इंटेलिजेंट हो गया, रुलाएगा क्या पगले? हिसाब लगा रहा है वो। देखो अपने 5 लाख साल पूरे हो गए हैं, डायनासोर 2.5 करोड़ साल जिया था, तो अपन 5 लाख पूरे हो गए हैं, तो मतलब अब अपन 2 करोड़ सॉरी 2.4 करोड़ 95 लाख साल और जिएंगे अभी। बेटा डायनासोर ने पृथ्वी की दुर्दशा नहीं की थी ना, लेकिन डायनासोर जब जी रहा था और हम जी नहीं रहे। डायनासोर जब लगा नहीं होगा, कोई देखता तो हो गए। हमने जलवायु का चक्र पलट दिया। इंद्र देवता के रूप में अगर आज विद्यमान होते ना, वास्तविकता में बता रहा हूं शर्मा जाते। कौन कहता है कि प्रकृति के चक्र को कौन निर्धारित करता है? मानव ने उलट के रख दिया। इसे निर्धारित करने तो कहते हैं। केपलर के ग्रह की गति का तीसरा नियम, अंतिम लास्ट, चलिए आगे इसमें लिखेंगे। केपलर की ग्रह की गति का तीसरा नियम। सूर्य के परितः कक्षीय गति करते हुए ग्रह, सूर्य के परितः कक्षीय गति करते हुए ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, के परिक्रमण काल का वर्ग के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के, उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के, उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होता है। उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होता है। For a planet revolving around the sun, for a planet revolving around the sun, planet revolving around the sun, planet revolving around the sun, revolving around the sun, the square of the revolution period, the square of the revolution period of planet, the square of the revolution period of the planet will be directly proportional to the cube of the distance of the planet from the sun, to the cube of the distance of the planet of the sun, planet from the sun, the distance of the planet from the sun. कहने का मतलब क्या है?
ये देखो फिर से हमारा सूर्य, क्लियर है, के चारों ओर वही दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता हुआ कोई ग्रह। यदि इस स्थिति में सूर्य के चारों ओर गति कर रहा है तो इस ग्रह की सूर्य से एक निश्चित दूरी जो रहेगी एक अवस्था में, जिसे मैं R से शो करता हूं, और इस पूरी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने के बाद ग्रह जो परिक्रमण काल पूरा करता है, तो ये तो हो गई डिस्टेंस, और रिवॉल्यूशन पीरियड यानी कि ग्रह का परिक्रमण काल जिसे मैं शो करता हूं T से। तो इस स्थिति में केपलर साहब कहते हैं दैट द स्क्वायर ऑफ द T विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द R, यानी कि ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, रिवॉल्यूशन पीरियड, परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होता है। ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होगा, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। समझ गए? जे भी छाप लो बेटा, छाप लो। अरे 2 मिनट लगेंगे बेटा, एक लाइन तो लिखनी है, बोल दे क्लास के बाद में मिलूंगा, चिनार पार्क में आओ, बस बंद कर दे। क्या लिख रहा है इतना ज्यादा, इतना ज्यादा टाइपिंग? क्या क्लास चल रही है अभी? अच्छा कुछ ज्यादा प्राइवेट है? नहीं इन केस की सर, मतलब क्या है कि कल घूम रहे थे, बड़े भैया ने देख लिया। चिनार पार्क गया होगा। बेटा ऐसे लिंगीय परिवर्तन तो हमने भी बहुत किए हैं। आया था और आई थी में ज्यादा अंतर हम भी नहीं रखते थे। मैंने बताया ना तुमको, मेरे साथ एक घटना घटित हो चुकी है। ऐसा एक बार वहां हुआ था, मैं दूसरी जगह पढ़ाने जाता था, तो एक लड़का आया मेरे पास, बोला सर वो पापा जो है ऑफिस में है, मम्मी अकेली, उनकी तबीयत जो है खराब रहती है। तो वो फोन करके बोली कि बेटा तुम घर ही आ जाओ आज। तो सर मैं आज चले जाऊं, आप मुझे बाद में। मैंने कहा बेटा मैं तेरी पूरी मदद कर दूंगा, मम्मी जरूरी है पढ़ाई से ज्यादा पहला, तो मम्मी के पास जा। मैं बड़ा इमोशनल हो गया, मैंने कहा तू बेटा जा। अब हुआ यूं कि मैं उस दिन नीचे उतर रहा था, तो वो सीढ़ियों की रेलिंग रहती है, उसमें मेरा जीन्स हल्का सा टच कर गया, तो यहाँ से अब मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं यहाँ से भी फाड़ दूं तो बच्चे सोचेंगे फैशन है, पर मुझे कुछ ऐसी युक्ति मिली नहीं कि मैं फाड़ सकता। तो मैंने सोचा कि अभी क्लास में करीब आधा घंटा है, तो मैं जल्दी से एक दूसरा लेके पहन के और फिर दूसरी क्लास, तो वहां से यहाँ आना था मुझे पढ़ाने को। तो मैं सीधा गया डीबी, और डीबी में जा रहा मैं पैंट लेने, तो भाई साहब मैं तीसरे माले पर चढ़ा, वहां पिज्जा हट में भैया मम्मी के साथ बैठे थे और मम्मी का पूरा ख्याल रखे थे, मुझे दिख गए। अब अगले दिन क्लास आया, मैंने कहा बेटा मम्मी की तबीयत कैसी है? बोला सर बढ़िया तबीयत है। तो मैंने कहा और मम्मी को पिज्जा अच्छा लगा? अब उसका सिट्टी पिट्टी हम हफ्ते भर वो क्लास ही नहीं आया। बोला अरे यार सर ने पकड़ लिया मम्मी के साथ। तो बेटा तुम तो, हम तो मतलब लिंगीय परिवर्तन की बात कर रहे हो तुम, और वो तो भैया पूरा का पूरा रिश्ता ही बदल देते थे। हमने ऐसे लोग देखे ना रिश्ता बदल देते हैं। चलिए आगे चलेंगे। केपलर की ग्रहों की गति के 3 नियम थे, तीनों क्लियर है, समझ में आए? द 3 लॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द केपलर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर मंडल की संरचना। अगली हेडिंग है सौर मंडल की संरचना। आज हम सोलर सिस्टम को खत्म करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर मंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। व्हाट इट सेज, ये क्या कहता है? सौर मंडल का केंद्र बिंदु हमने किसको माना है? सन। मैं यहां पूरा बना नहीं सकता, थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी ये सोच करके, क्लियर है? इसलिए सूर्य का एक आंख और आधा मुंह में बना देता हूं। समझ पा रहे हो ना? ये बोर्ड अगर यहां तक होता तो तुम्हें सूर्य पूरा दिखाई देता। थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन लाओ अपने अंदर।
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए ग्रहों का क्रम में सबसे पहले मरकरी, वीनस, और लगभग वीनस के इक्वल साइज में ही आपको कौन मिलता है? अर्थ मिलती है। देन आपको कौन मिलता है? मार्स मिलता है। फाइनली बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह की एक पट्टिका आती है, आया ना? और इस क्षुद्र ग्रह के राइट साइड, इस पट्टिका के राइट साइड कुछ बड़े लार्ज जाइंट प्लैनेट्स आते हैं, हाँ या ना? कैसे प्लैनेट्स आते हैं? जाइंट प्लैनेट्स आते हैं, सिक्वेंशली अपने आकार को घटाते हुए। क्या करते हुए? सिक्वेंशली अपने आकार को घटाते हुए ये ग्रह आते हैं। हाँ बोल देते कम से कम एक बारी, अच्छा लगता हमको, हाँ या ना? सबसे पहला ग्रह इस क्रम में जो आता है उसको नाम दिया गया है मर्क्यूरी। क्या नाम दिया गया है? यानी कि वेरी गुड बेटा। दूसरे नंबर पर आता है वीनस यानी कि शुक्र। सौंदर्य का देवता कहा जाता है, आपको पता है इसको? क्या कहा जाता है? सौंदर्य का देवता, द लॉर्ड ऑफ ब्यूटी। क्या बोला जाता है? द लॉर्ड ऑफ ब्यूटी। बोलने की जरूरत ही नहीं है बेटा, वैसे भी शुक्र असुरों के गुरु थे, शुक्राचार्य। तीसरे नंबर पर आता है अर्थ, पृथ्वी, हमारा अपन गोला। इतना सा गोला है तुम्हारा। एंड देन मार्स यानी कि मंगल। क्लियर है? अरे बोलो भाई, वैसे पूरा डायलॉग फॉलो करना चाहिए। ये हमारा अपन गोला बोलता नहीं था, जिसी की हमने लुल्ली बजा रखी। देन जुपिटर यानी कि बृहस्पति, एंड देन सैटर्न यानी कि शनि, देन यूरेनस। कैसे लोग हो यार? अरुण, देन वेरी गुड नेपच्यून यानी कि वरुण। वेरी गुड। वर्ष 2006 तक एक अन्य ग्रह भी इसमें शामिल था, प्लूटो, जिसे अब छद्म ग्रह की संज्ञा दे दी गई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की चेक रिपब्लिक में हुई प्राग बैठक, जो चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग, की बैठक में इसे अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। उसके दो कारण थे। पहला कि इसकी जो कक्षा थी वो अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार होने के कारण केपलर के ग्रहों की गति के नियमों का सही पालन नहीं करती थी। दूसरा, आईएयू ने इसे इसलिए भी बाहर किया क्योंकि अति दीर्घवृत्तीय कक्षा होने के कारण जो प्लूटो था वो नेपच्यून की कक्षा को 2 बार प्रतिच्छेद कर देती। क्योंकि ये नेपच्यून की कक्षा को प्रतिच्छेद करती है, इस वजह से ये डर था कभी ना कभी तो टकराएंगे, और जिस दिन टकराएंगे स्वाहा तो प्लूटो ही होगा, क्योंकि प्लूटो का व्यास नेपच्यून के व्यास से अत्यधिक कम। भैया चौथा सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, हाँ या ना? और प्लूटो नेपच्यून के ठीक बाद आता है। इसलिए पहले 9 ग्रह थे सौरमंडल में, लेकिन अब सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह शेष। हाउ कि 9 बोल देते ग्रह। अरे रुक जा, अरे यार तुम चालू हो जाते हो तुरंत की तुरंत, यही तो तुम लोगों के संग दिक्कत है। बीचों बीच एस्टेरॉइड बेल्ट आता है, पहले पूरा बना लो, अपने हिसाब से बनाना, फिर आड़ा पेड़ा करके जो भी। एस्टेरॉइड बेल्ट आता है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आता है, इसे हम क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टिका। क्लियर है या नहीं है? हुआ ये था कि मंगल का था हैप्पी बर्थडे, पापा ने दी किटकैट, ये खा रहा था खोल के, ये बोला तेरे को पता नहीं किटकैट शेयर करके खाने की चीज है, अगर शेयर नहीं करनी थी तेरे को तो 5 स्टार ले लेता और खाता रहता शक्कर की चाशनी, वैसी लगती है वो। अरे वो रमेश मुकेश वाली क्या गया? हाँ वही 5 स्टार तो दिखा रहा था। इसने बोला तेरे को पता नहीं किटकैट शेयर करके खाने की चीज है, इसने इससे छुड़ा ली। ये रोने लगा, बोला मैं पापा ने दी मेरे को, मेरे बर्थडे पे दी, तूने कैसे ले ली? ये बोला अगर तेरे में हिम्मत है छीन ले। दोनों टकरा गए। टकराने से इनके बीच में जो टूट फूट हुई उसका मलबा यानी कि रिमेन मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉइड्स, ये बड़े चट्टानी पिंड हैं, ये अत्यधिक छोटे चट्टानी पिंड हैं, और ये इतने बड़े चट्टानी पिंड भी हैं कि अगर पृथ्वी पर आकर टकरा जाएं तो पृथ्वी का आधा समूल भाग नष्ट कर दें। एस्ट्रॉइड्स के पृथ्वी पर घटनाएं, टकराने की घटनाएं हुई हैं, जैसे महाराष्ट्र में बनी हुई एक झील लोनार झील 2020 में करंट अफेयर में रही। विशेष बैक्टीरिया के पनपने के कारण उस झील का रंग हरा हो गया था। सैलानी
सैलानी उस गुलाबी रंग के पानी को देखने के लिए बहुत जाते भी थे। याद आया कुछ कुछ? अभी की बात है, लॉकडाउन पीरियड के समथिंग उसके ठीक बाद, है ना? उस पर फिर रिसर्च किया गया तो नए किस्म के बैक्टीरिया के पनपने के कारण ऐसा देखा गया। वो लोनार झील का निर्माण एक एस्टेरॉयड के टकराने से ही होता है। अगर आप टॉप व्यू उसका लोगे तो आपको दिख जाएगा, उसका शेप भी आपको दिख जाएगा उस झील का, बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे यहाँ पर बहुत तेज खगोलीय टकराव की घटना हुई है। क्लियर है? आकार के क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले जुपिटर है जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। जुपिटर के बाद क्रम पर सैटर्न आता है, तीसरे क्रम पर अरुण, चौथे क्रम पर वरुण, पांचवें क्रम पर है पृथ्वी, पासे पांच पासे पृथ्वी। इसी के समान जुपिटर छठवें क्रम पर आता है, सातवें पर मार्स और आठवें पर सबसे अंतिम बुध यानी मरकरी है। हाउ के नाउ, हाउ के नाउ, हाउ के नाउ। ओके, दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अभी भी रुक जाओ बेटा, पेन मत चलाओ, रुक जाओ। इन सभी ग्रहों के लिए मैंने एक चीज और बताई कि जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमण करते हैं, उसी तरह से ये अपनी धुरी पर अपने अक्ष के परितः घूमते भी हैं। सभी ग्रह अपने अक्ष के परितः घूम रहे हैं और घूमने का क्रम सभी ग्रहों का पश्चिम से पूर्व है। कैसा है? पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ इस तरीके का घूर्णन ये दर्शाते हैं। पश्चिम से पूर्व कुछ इस तरीके का घूर्णन ये दर्शाते हैं। पश्चिम से पूर्व कुछ इस तरीके का घूर्णन ये दर्शाते हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन है, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन है, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन है। लेकिन सिर्फ दो ऐसे ग्रह हैं जो इस रोटेशन को फॉलो नहीं करते, यानी कि पश्चिम से पूर्व नहीं घूमते, और वो आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनको बनाया ही नहीं। पहला है शुक्र। दरअसल शुक्र का रोटेशन पश्चिम से पूर्व ना होकर पूर्व से पश्चिम की ओर इस डायरेक्शन में आता है। क्लियर है या नहीं है? अरे बोल दो। जबकि यूरेनस अरुण का जो रोटेशन है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है, यानी नॉर्थ टू साउथ। ये वर्टिकल मोशन में घूम रहा है और ग्रहों के सापेक्ष रिलेटिव टू अदर प्लैनेट वर्टिकली मोशन में ये रोटेट। हाँ या ना, हाँ या ना, पक्का पक्का, सच है मच्छी? अरे बोल दो, 100% ना बेटा। दिस इज द एग्जैक्ट पार्ट। अभी भी रुक जाओ, अभी भी मत उतारना, पाप पड़ेगा क्योंकि, और पाप अपन लगने नहीं देंगे। मरक्यूरी की बात करें, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, बुध हुई है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण मुझे बताने की जरूरत नहीं है, परिक्रमण काल इसी का सबसे कम होगा क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है, और सबसे ज्यादा नेपच्यून का होगा। केपलर की ग्रह की गति का तीसरा नियम, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, याद आया? ठीक है। लेकिन एक चीज जिसे समझना है वो ये, सूर्य से सर्वाधिक नजदीक होने के कारण क्या सूर्य की ऊष्मा सर्वाधिक इस ग्रह पर पड़नी चाहिए? तो क्या इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए? लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल इसकी जगह वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम माना जाता है। इसको हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट दोनों बोल सकते हो, प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म और सबसे चमकीला ग्रह। सबसे ज्यादा चमकीला होने के कारण, ब्राइटेस्ट होने के कारण ही इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, यानी कि सांझ और भोर का तारा, सांझ और भोर का तारा। इसके और पृथ्वी के व्यास में सिर्फ 500 किलोमीटर तक समथिंग का अंतर है। लगभग 500 किलोमीटर का अंतर आता है पृथ्वी और इसके व्यास में, एक समान है। पृथ्वी से ज्यादा छोटा नहीं है, बहुत कम छोटा है। और ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं ना, जरा ध्यान से सुनना, ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है या जुड़वा ग्रह, द सिस्टर ऑफ अर्थ और द ट्विन ऑफ अर्थ। इसे पृथ्वी का जुड़वा या भगिनी कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ। क्लियर है? माफ करना, मैंने व्यास बोला, त्रिज्याओं में अंतर आता है ना, व्यास तो मेजरमेंट में नहीं रखते हैं। पृथ्वी और शुक्र की त्रिज्या में इतना अंतर है। क्लियर है या नहीं है? बोलो। अब ब्राइटेस्ट होने का कारण है किरचॉफ का लॉ। जो ग्रह सर्वाधिक ऊष्मा को अवशोषित करेगा, या जो भी पिंड सर्वाधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है, वो ऊष्मा को उतनी ही मात्रा में उत्सर्जित भी करता है, और ऊष्मा के उत्सर्जन के कारण वो चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि एक मेटल की बॉल पर किरचॉफ ने प्रयोग किया जिसमें ब्लैक स्पॉट बनाया गया, देखा गया कि उस बॉल को गर्म पर ब्लैक स्पॉट में ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब हुई। जब उसको एक अंधेरे कमरे में रखा गया तो ब्लैक स्पॉट ही ज्यादा चमकता हुआ दिखा। कारण क्योंकि वो हीट को एमिट भी उतना ही ज्यादा कर रहा था, और उस एमिशन की वजह से वो चमकता था। हाँ या ना? वीनस के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो फिर हॉटेस्ट होने का कारण क्या है? तो जब हम हॉटेस्ट होने का, यानी कि इसके सर्वाधिक गर्म होने का कारण ढूंढते हैं,
तो वो कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। करंट अफेयर के टॉपिक में मैंने आपको बताया है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसी ग्रह पर मौजूद वो प्रभाव होता है जिसमें उस ग्रह के वायुमंडल में उसके चारों ओर स्थित गैस जो होती है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में आने वाली, जैसे कि CO2, जैसे कि CH4, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड, जैसे कि वाटर वेपर, है ना, या कार्बन मोनोऑक्साइड सेकेंडरीली ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, इस कारण से। हाँ या ना? पीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वगैरह वगैरह। यद्यपि ये मैटर जो है वो बेसिकली एनवायरनमेंट में पढ़ा जाता है, जब हम पर्यावरण में मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव का अध्ययन करते हैं, वहां पर हम इसको बहुत अच्छे से विस्तार में देखेंगे, सारी गैसों के नाम भी वहां लिखे जाएंगे। फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी में मौजूद सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी अधिकता के कारण ही हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों की परत सूर्य से आने वाले प्रकाश, इसको सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी पर अवशोषित करती है। लेकिन क्या होता है कि जब पृथ्वी से परावर्तित होकर सूर्य प्रकाश के विकिरण जो ऊष्मा लिए हुए हैं वापस लौटते हैं, तो ये अंदर तो ये उन्हें वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक देती है, वापस पृथ्वी की ओर ही परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देती है। ऐसा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में होने वाले परिवर्तन से होता है। क्लियर है नहीं? क्योंकि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, वो अंतरिक्षीय माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडलीय माध्यम में प्रवेश करता है, तो अंतरिक्ष से वायुमंडल के माध्यम में तो प्रवेश कर पाता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के कारण वो पृथ्वी के वायुमंडल से वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाता, जिसके कारण वो पृथ्वी में ही रह जाता है। यदि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम रहेगी तो पृथ्वी पर तापमान कम रहेगा, अगर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जाएगी तो तापमान बढ़ता जाएगा। समस्या है कि वीनस जो है यानी कि शुक्र, इसके पूरे के पूरे वातावरण में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इस कारण से ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, ये तपता हुआ ग्रह, गर्म नहीं कहते इसे, तपता उबलता हुआ प्लैनेट है। इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, जलता हुआ गोला ही है एक तरीके से। वीनस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हाँ या ना? और यही एक कारण भी है कि पृथ्वी ने आज तक सबसे ज्यादा अंतरिक्षीय अभियानों को मंगल पर किया, चांद पर किया, वीनस नहीं गए। ना तो तारे तोड़ के लाना, ना शुक्र ग्रह पे ले जाना। मैं जानता हूं कि शुक्र ग्रह पर तुम्हें तन्हाई तो मिलेगी, लेकिन सुंदर बहुत दिखता है। इसे आप सूर्योदय के कुछ घंटे पहले यानी लगभग 1 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे पहले, और सूर्योदय के बाद 1.5 से 2 घंटे बाद आप इसे देख सकते हो, आकाश में तारे के समान चमकता हुआ। हाँ बोल देते, बोल दो। पृथ्वी के लिए क्या कहें, सब इसी में पढ़ना है, बाद में बात करेंगे। मंगल ग्रह की बात करो, इट इज रेड प्लैनेट, ये लाल ग्रह है। ये कैसा ग्रह है? ये लाल ग्रह है। रेड प्लैनेट इज ऑल अबाउट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन का ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है, क्योंकि इस ग्रह में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, आया ना? ओके। बृहस्पति, जुपिटर की बात करें, इट इज अ गैसियस प्लैनेट। ये कैसा है? एक गैसीय ग्रह है। वैसे तो सभी जो क्षुद्र ग्रह पट्टिका के दाईं ओर स्थित है, राइट साइड में, वो सब गैसियस ही है। लार्जेस्ट बॉडी इनकी गैसियस है। जुपिटर जो है, इसका उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका नाम गैनेमीड है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, जिसका आकार लगभग बुध के बराबर माना जाता है, या बुध से भी बड़ा। सैटर्न की बात करें, शनि ग्रह, इसके चारों ओर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसके चारों ओर वलय मिलती है, रिंग्स मिलती है। ये जो रिंग्स इसके चारों ओर मिलती है, जो वलय इसके चारों ओर मिलती है, नासा के आंकड़ों के मुताबिक इनकी संख्या 14 है, जिनमें कुछ डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं, जिनमें कुछ गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, एस्ट्रॉइड्स के बहुत छोटे छोटे कण मौजूद हैं, जिनसे मिलकर ये वलय बनी हुई है। क्लियर है? जिसकी वजह से सुंदर दिखाई देता है, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। दूसरा, सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व दर्शाने वाला ग्रह भी यही है, सॉरी, सबसे कम घनत्व दर्शाने वाला ग्रह भी यही है। अगर आप घनत्व की बात करोगे तो सबसे कम घनत्व किसका आता है? द लीस्ट डेंसिटी इज शोन बाय द सैटर्न, है ना? इसीलिए शनि देवता पे तेल चढ़ता है, पानी के घनत्व से कम है ना, 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, हाँ या ना? अरे हाँ तो बोल दो। वाटर इज ऑल अबाउट नियर अबाउट 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और 6.75 ग्राम पर क्यूबिक, तो उसका घनत्व कम है, लगभग आधे के बराबर है। इसको पानी पर डालोगे तैरेगा, ये डूबेगा नहीं। तो शनि देवता पर वैसे भी पानी का असर नहीं होता, कहते आजा बेटा तेल से नहला देंगे, पर इंसान अपनी बात मनवा के रहेगा, नहलाने को तो दूध से नहला दे। हाँ,
इसका बस चले, कोई दिक्कत नहीं, कर दो 95 रुपए कर दो पेट्रोल। नहलाने की बात आई तो हम क्लियर है। अरुण, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ये सोता रहता है, आराम पसंद ग्रह है, द स्लीपिंग प्लैनेट। क्यों, उसका कारण हम बाद में जानेंगे, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। ये ब्लूइश और ग्रीन शेड का है, यानी कि नीला और हरा ग्रह दिखाई देता है। कारण है, प्रेजेंस है मीथेन CH4 की, क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन ज्यादा उपस्थित है और मीथेन की उपस्थिति के कारण ये हरे नीले रंग का दिखाई देता है। कौन सा ग्रह हरे नीले रंग का दिखता है? नेपच्यून। कारण है, क्लियर है, उल्टे दो घूमते हैं, वो दो उल्टे घूमते हैं जिनकी नस उल्टी चलती है, वीनस यूरेनस। बाकी सब सीधे घूमते हैं पश्चिम से पूर्व। अगर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमने लग गई तो क्या होगा? सूरज पश्चिम में उदय होगा और पूर्व में डूबेगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए सूरज पूर्व में उदय होकर पश्चिम में डूब जाता है। आया ना? सूरज कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहता है, वो तो पृथ्वी उसके सापेक्ष चक्कर लगाती है, इसलिए अपन को ऐसा दिखता है कि सूरज जा रहा है। समझे नहीं समझे? क्योंकि हम पृथ्वी की गति को अपने सापेक्ष नापते हैं और सूरज की गति भी अपने सापेक्ष नापते हुए सूरज को गतिशील बना देते हैं। यद्यपि तो ब्रह्मांड में सभी चीजें गतिशील है, नथिंग इज स्टेबल इन द यूनिवर्स। वाइब्रेशन यानी कि कंपन हर एक पिंड में मौजूद है। हाँ या ना? देखो तुम्हारे बालों में भी अभी कंपन आ रहा है। अब तुम्हें आड़ा बनाना हो आड़ा बना लो, टेढ़ा बनाना हो टेढ़ा बना लो, सीधा बनाना हो सीधा बना लो, जो बनाना चाहो वो बना लो। इसको ऐसा ऐसा करके लैंडस्केप मोड है ना, और कौन सा था, पोर्ट्रेट मोड, जो भी मोड लेना हो तुमको वो सेटिंग अपने हिसाब से कर लो। और इसको साफ सुंदर स्वच्छ बना लेना है ना, क्योंकि कल की क्लास में जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसकी पहली वाली क्लासेस जैसे करंट अफेयर और वगैरह क्लासेस में इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, तो मैं कल यहीं से शुरू नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी कॉपियों में एज इट इज बना रहे तो वहीं के वहीं बता दूंगा, है ना। मुझसे अपेक्षा मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए बार बार इसे बनाता रहूंगा। टीचर हूं, चित्रकार नहीं। कुछ पूछना हो तो साथ साथ पूछते जाना।
हो गया है क्या? नहीं हुआ अभी? अच्छा, समझ में आ गया? कोई डाउट वाउट पूछना करना है क्या? पक्का? मैं फिर सभा समाप्त करूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। पक्का? चलो फिर सभा हमारी समाप्त होती है, इसको उतारना लेकिन अच्छे से, क्योंकि कल जरूरत पड़ेगी इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि कल आती है। चलो आज के लिए धन्यवाद।